बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, बिलखसूस फैज़ाबाद धरना केस ये जो अमल दरामद के हवाले से है, इसकी समाअत से तो ये लग रहा है कि काजी साहब जो हैं वो अपना वो कहते हैं ना अपना उन्होंने फैसला कर लिया कि छड़ना किसी ने नहीं। तो पता नहीं वो फैसला हतमी तौर पे जो फैसला आएगा वो क्या होगा, क्योंकि गैबी इल्म तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त करने का फैसला किया है। यानी कि वो कहते हैं ना डू और डाई। अब फैसला होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, क्या यहाँ पे कोई निज़ाम ऐसा चलेगा कि वही निज़ाम जो है वो कंटिन्यू करेगा, या कि फिर जैसे तजर्बात होते रहते हैं वैसे ही तजर्बात होंगे। तो खैर क्या होता है कैसे होता है ये आने वाले दिनों में सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ खबर यह भी है कि सेक्शन 4 के नफाज की बड़ी धूम मच गई है, और ये धूम मचने के साथ ही साथ जनाब कप्तान का दिल बैठना क्यों शुरू हुआ है, उनको इस पूरे प्रोसेस से क्यों घबराहट हो रही है, वजह क्या है कि इमरान खान इतने शदीद बेचैनी का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। और जनाब आपके साथ आज एक बड़ी खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की जो साजिश थी, वो हुकूमत जिसको गिराने के लिए इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने करवाए गए, उस हुकूमत को गिराने की साजिश को आज बेनिकाब कर दिया है। और बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंतजामिया यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि कनाडा की हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने एक लब कुशाई की है। आगे चल के इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल जाए। तो जनाब वीलो के आगाज में सबसे पहले तो खैर बात करते हैं आज का जो केस था फैजाबाद धरना अमल दरामद केस। इसमें बड़े अहम किस्म के रिमार्क्स भी आए हैं, और बाद में सेक्शन 4 के हवाले से जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये बड़ी अहम एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तो जनाब आज फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई है, जहां पे आपके इल्म में है कि कल एक खबर सामने आई थी, और इस पर भी मैंने भी वीलॉग किया था कि साबिक चेयरमैन पैमरा इब्सार आलम साहब ने अपना जो जवाब था या बयान हल्फी भी साथ एक जमा करवाया था, और उसमें उन्होंने उस वक़्त के डीजीसी जनाब फैज़ हमीद साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। और आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने एक तो हुकूमत की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है इसको गैर कानूनी करार दिया है, और इस कमेटी की बजाय उन्होंने कमीशन बनाने की तजवीज़ दी है। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि अब क्या मामला होगा, क्या वाकई कमीशन बनने जा रहे हैं या कमेटी ही डाली जाएगी। और इसके साथ जनाब एक बहुत बड़ा रिमार्क्स है, वो रिमार्क्स ये हैं कि वो कहते हैं कि बंदा ले आओ, मतलब फैजाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन है, वो चाहते हैं कि हर बंदा वो नाम लेके जिसकी वजह से ये नजरसानी की अपीलें दायर की गई थी। जब ये 2019 में फैसला आया था उसके बाद सबने अपीलें दायर की थी, तमाम अदारों ने अपीलें दायर की थी, वो सियासी जमात जिसका इसमें कहीं भी जिक्र है उन्होंने अपीलें दायर की थी, वो सियासतदान या कोई भी ऐसा शख्स जिसका इसमें जरा सा भी नाम भी था या इशारा भी था उसने भी अपीलें दायर की थी। बल्कि अपीलों का एक ऐसा मौसम था, जैसे बहार का मौसम नहीं आता कि बहार के मौसम में हर फूल जो है वो खिल जाता है, और एक खजां का मौसम होता है कि जिसमें पत्ते भी झड़ जाते हैं, फूल तो दूर की बात है। तो उस वक्त ऐसा एक बहार का मौसम था कि हर कोई अपीलें दायर कर रहा था, लेकिन अब इन सब अपीलों पे खजां का जो है वो सर्द मोहरी तारी हो चुकी है कि सारे कहते साड़ियां अपीलें वापस करो। लेकिन अब काजी फायज ईसा साहब ने वो अपीलें वापस करने से इनकार किया, यानी कि अभी तक अपीलें वापस तो नहीं की। वो ये चाहते हैं कि अगर तो फैसला दुरुस्त था तो फिर इतने साल में इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है कि अगर आज आपको एहसास हुआ कि नहीं जी फैसला तो बड़ा अच्छा सी, तो भाई फिर फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, अदालत तो पूछेगी। और आज एक लंबी समाअत चली है, इस लंबी समाअत के दौरान जो है वो संगीन किस्म की चीजें भी सामने आई हैं। एक तो जनाब अब्सार आलम साहब का जो बयान था उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब वजारत दफा के एक मुलाजम पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, तो अब ये बताएं कि क्या अभी भी आप ये जो दरखास्त है अपनी नजरसानी की इसको वापस लेना चाहते हैं।
तो जो अपने अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने कहा कि अबसार आलम के लगाए इल्जामात हम देखेंगे, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है जिस पर चीफ जस्टिस साहब और बेंच में शामिल जो दीगर ब्रादर जजेस हैं उन्होंने कहा कि ये कमेटी गैर कानूनी है। इस कमेटी के जो TORs हैं वो उनको देखकर अंदाजा होता है कि आपने तो सबको माफ करने का सोच रखा है। आप अगर सबको ही जुम्मेदार करार देंगे तो फिर किसी एक पर तो आप इसकी जो अपना वो जुम्मेदारी है वो आयद नहीं ना कर सकते। तो लिहाजा इसका मामला यह है कि आप तो इस मामले को हल करने की बजाय वो एक ऐसा बुखेड़ा डालना चाहते हैं कि जिसके बाद ना वो अपना क्या कहते हैं ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो ये उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आप इस मामले को अगर तो सर्द खाने की नजर करना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। एक तरह से ये उनका इशारा था। और TORs के हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अदालत ने किया। और इसी तरह चीफ जस्टिस साहब का जो अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा हुआ उसमें उनका कहना था कि आप समेत सब कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना फैसला ठीक है, हुकूमत की जानब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक है। क्या कमेटी ने जो TOR बनाए हैं इनमें सब जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा, बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। अब बच्चों से भी आपके सवाल पूछे ना तो वो भी आपसे बेहतर वो कहते जवाब दे सकते हैं। ये आज उन्होंने बुनियादी तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब को जो है वो एक तरह से कटहरे में खड़ा कर रखा था। जो सवालात हुए उनके पास उनके मुनासिब जवाबात नहीं थे। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये जो आप कमेटी बना रहे हैं इसके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं। अब कमेटी फॉर एग्जांपल ये कमेटी कल को किसी को नोटिस जारी करती है, इवन के अबसार आलम साहब को ही वो कहे कि जी आप आए जरा अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और अबसार आलम साहब नहीं जाते तो आप क्या कर देंगे उनके खिलाफ? आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो रास्ता दिखाया गया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो रास्ता ये था कि जी आप इसमें ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें। वो इंक्वायरी कमीशन जो कि जिसके पास इख्तियारात भी होंगे, तमाम अदारे उससे ताउन करने के पाबंद भी होंगे, वो उसकी की रिपोर्ट जो है वो बेहतर हो सकती है। अगर आप इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने रखें, हम इस रिपोर्ट का ना तो जायजा लेंगे और ना ही इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे। इसी तरह अबसार आलम साहब भी आज अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने बयान हल्फी का मुकम्मल तौर पर दफा किया। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अदालत को बताया, जबकि जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा है सलीम बेग साहब, आई थिंक उनका यही नाम है, सलीम बेग साहब जो हैं वो मतलब हीले बहाने तलाश करते रहे। उन्होंने कहा जी मुझ पर तो कोई दबाव नहीं है और मेरे साथ कभी ऐसा वाकया भी नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि जब ये फैजाबाद धरना चल रहा था तब मैं चेयरमैन नहीं था। तो रिकॉर्ड में ये बात भी साबित हुई कि जब फैजाबाद धरना चल रहा था तब वो चेयरमैन भी थे और जो अपील नजर सानी की दायर हुई उस पर उनके दस्तखत भी मौजूद थे। इसी तरह यह भी इंकशाफ हुआ कि पैमरा की तरफ से नजर सानी की अपील दायर करने का फैसला भी उसका कोई कानूनी मतलब कोई तहरीरी वो नहीं है सबूत कि जहां पे कोई किसी तरह बैठ के किसी इजलास में ये फैसला किया गया हो। ये भी सारा जुबानी कलामी था। तो एक तो चीफ जस्टिस साहब ने उनकी भी सरजनश की, लेकिन जब अबसार आलम साहब को बताया गया कि जी मौजूदा चेयरमैन तो कह रहे हैं इन पर कोई दबाव नहीं, तो उन्होंने कहा जी बड़े खुशकिस्मत है कि इन पर दबाव नहीं है। एक तरह से उन्होंने तंज किया, लेकिन अबसार आलम साहब ने वो अपनी बात पर कायम है कि उन पर दबाव डाला जाता रहा और उनके जो अदारे के दीगर अफसरान थे उनको भी हरासा किया जाता रहा। और उन्होंने आज फिर उन्हीं शख्सियात के नाम लिए जिनके उन्होंने अपने बयान हल्फी में नाम जो है वो सामने रखे हैं। और इसी तरह आज केस की समाअत के दौरान, चूंकि अगर मैं ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा तो मेरा ख्याल है कि ये वीलॉग जो है इसके 3 पार्ट करने पड़ जाएंगे, तो वो हम कर नहीं सकते। तो लिहाजा जनाब इसकी जो अहम चीज है उस पर भी हम आते हैं, क्योंकि आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें, क्या उनको कोई पूछने वाला है? यह बड़ी बात थी। ये इशारा किया गया था ताहिरुल कादरी साहब की तरफ, जिन्होंने 2014 में वो कनाडा से आए और पाकिस्तान में यहां पे धरने दिए। लाहौर से एक तरफ से इमरान खान और दूसरी तरफ से जनाब ताहिरुल कादरी साहब निकले थे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, और यहां से इस्लामाबाद जाके बैठे रहे कोई तकरीबन 100 दिन तक और कोई 126 दिन तक वहां पे टकरे मारता रहा, वो धरने दिए जाते रहे। इसमें बड़े अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के। चीफ जस्टिस साहब का यह कहना था कि माजी से सीखकर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। उनका कहना था कि जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक सीखेंगे ना। चीफ साहब का कहना था कि चीफ साहब ने
दुराने समात ये भी पूछा कि हुकूमत वाकई फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है कि नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? यह बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? दूसरे मुमालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, चाहे जो करो, कभी दुबई चले जाओ, कभी किसी दूसरे मुल्क चले जाओ, तो यहां पे जो है ये सूरत चलती रहती है। इसी तरह आज अदालत ने यह भी कहा कि कनाडा के एक शहरी का कत्ल हुआ तो उन्होंने एक हुकूमत के खिलाफ जो है वो महाज खड़ा कर दिया था सफारती सतह पर। हम जो है हमारे खिलाफ यहाँ पे साजिशें की जाती हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कनाडा से जिनको बुलाया गया था क्या उनका मकसद पूरा हुआ? ये इशारातन बात ही जाहिर है हुकूमत गिराने का था ना मंसूबा। और आगे चल के चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने इस केस में कहा कि किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं, ये मुल्क सिर्फ इशराफिया के लिए नहीं है। 70 साल से मुल्क में इशराफिया का कब्जा है। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? मुमकिन है कमेटी की तहकीकात से यह भी तयन हो जाए कि पैमरा इलेक्शन कमीशन उस वक्त आजाद नहीं था। एक तो यह बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बिल्कुल यह साजिश बेनकाब कर दी है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ उस वक्त की साजिश की गई और धरने करवाए गए, और फिर उनका नतीजा आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बिल आखिर जो है आई थिंक 2017 के आखिर में चलता किया गया था। पनामा में से कुछ ना निकला तो फिर अकामे का हंगामा बर्बाद करके ये सारा कुछ किया गया। तो अब जनाब आते हैं बिल्कुल एंड पे, जो सेक्शन 4 का मामला है। और सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सेक्शन 4 इंतहाई अहम नुक्ता है, और इसी वजह से इमरान खान परेशान भी हैं। परेशानी की वजह यह है कि आपको पता है कि इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है कि उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पे होती है कि उसकी पॉकेट में से कोई 1 रुपया भी ले जाए। इमरान खान इस हवाले से अपनी एक मुनफरद पहचान रखते हैं कि उसके पास कोई मेहमान भी चला जाए तो उन्हें मेहमान नवाजी के अदाब का भी इल्म नहीं है, वो किसी को पानी तक नहीं पूछते, चाय की प्याली तो दूर की बात है। और जनाब सेक्शन 4 ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो तफसीली फैसला आने जा रहा है, अगर उसमें सेक्शन 4 को 21 अप्रैल से नाफिज कर दिया गया तो इसका मतलब है कि यह नैब तरामीम से मुतल्लिक जो फैसला है, जो जस्टिस बंदियाल साहब ने फैसला किया था, वो तो वैसे ही कलअदम हो जाएगा और नए सिरे से बेंच बनाने पड़ेंगे, जो कि बेंच मेरा ख्याल 5 रुकनी होगा। और अगर ये नए सिरे से समाअत होगी तो इसका मतलब है कि इमरान खान को इस केस में नए वकील की खिदमात लेनी पड़ेगी। और इससे पहले ख्वाजा हारिस साहब उनकी वकालत कर चुके हैं, और ख्वाजा हारिस साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो माशाल्लाह करोड़ों में फीस लेते हैं। और अगर ख्वाजा हारिस को ही इन्होंने इसमें एंगेज किया तो फिर सोचें कि कितने करोड़ देने पड़ेंगे। और इमरान खान जो चाय नहीं पूछता, उसको यही सोच के जो है वो इस वक्त घबराहट हो रही है कि यार इतने पैसे कितों देंगे, क्योंकि उन्होंने तो चोरियां कर करके अपने खजाने भरे हैं, तोशा से चोरियां, फलां से चोरियां, कल कादर का ये सारा फ्रॉड करके पैसा इकट्ठा किया है, जमीनें जायदादें बनाई हैं। वो इसलिए थोड़ी बनाई हैं कि अब वो बेच बेच के मुकदमों पे लगाएगा, ना जी ना। अब करेगा क्या जनाब? करेगा वो कहे कि इस केस को भेज देगा अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के लोगों से कहेगा कि जी अब तहरीके इंसाफ जो है ये केस लड़े। और तहरीके इंसाफ कैसे केस लड़ेगी? ये ओवरसीज के लिए है इंतबा कि भाई आप अपनी जेब में करो ढीली, आपके लिए हो जाएगा। ये जाने जा रहा है प्लान कि ये आपके लिए बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च करेंगे कि जी इमरान के पास पैसा मुक गया है, उसको मुकदमात लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, तो लिहाजा इनकी क्या मदद करें। तो ये मांगने वाले आपके पास आ रहे हैं, अब आपने फैसला करना है आपने इनकी मदद करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये बंदा पल्ले से पैसे नहीं लगाएगा। ये बंदा जो है वो दिल पकड़ के लेट जाएगा, लेकिन अपनी जेब से चोरी का पैसा नहीं निकालेगा, आप लोगों से ही निकलवाएगा, क्योंकि इसे सिर्फ पैसा निकलवाना आता है और इसे कुछ नहीं आता। चलें अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।